ओके, लास्ट में कहा हुआ था क्लासिफिकेशन किसका, कंपाउंड का। कौन से आयोनिक, कोवैलेंट और मेटल। कंपाउंड्स का पहला जो क्लासिफिकेशन है आयोनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड, मेटालिक कंपाउंड। सेकंड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कॉपी टेक्स्ट क्लोज करो। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डेयरी प्रोडक्ट तो डेयरी प्रोडक्ट का मतलब हम बोलते हैं जो प्रोडक्ट मिल्क से बने हुए हो या ओनली मिल्क, मिल्क से बने हुए हो। क्या आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है कभी? What is the meaning of organic compound? Inorganic compound? ओल्ड जो डेफिनेशन है, पहले का जो डेफिनेशन था वो था the compounds which are made up from hydrogen and carbon, that is called as hydrocarbon, is considered as a organic compound. तो डेफिनेशन क्या हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का? the compounds which are made up of hydrocarbon is called as organic compound. I am writing here CH4, इसका बना हुआ है कार्बन और हाइड्रोजन। हाउ मेनी कार्बन आते हैं, हाउ मेनी हाइड्रोजन आते हैं? तो इस CH4 को हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोज आई एम राइटिंग C2H6, तो इसको क्या बोलेंगे? क्या हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं? व्हाई इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन? बिकॉज़ इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा। यहाँ तक क्लियर? आफ्टर दैट यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर इज 6, फर्स्ट शेल हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल इज कंप्लीट, सेकंड शेल इज कंप्लीट, नाउ सेकंड शेल इज इनकम्प्लीट। टू बिकम कंप्लीट, which possibilities are there? Either gain of 4 electron, either loss of 4 electron, दोनों पॉसिबल है। तो इसका वैलेंसी कितना होना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, वैलेंसी 4। वैलेंसी कितना होना चाहिए? 4। तब मैंने शायद आपको बताया था वैलेंसी का कोई साइन नहीं होता है और ऑक्सीडेशन नंबर का साइन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर के सामने हमेशा पॉजिटिव या तो नेगेटिव लिखना होगा, लेकिन वैलेंसी के सामने पॉजिटिव या नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका वैलेंसी कितना रहेगा? 4। और जितना वैलेंसी होता है उतने ही वो बॉन्ड बनाएंगे। क्या बोला? जितना उसका वैलेंसी रहेगा उतने ही वो बॉन्ड बनाएंगे। तो एक कार्बन जो रहेगा वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे जो CH4 है, यहाँ पे कार्बन है, इधर एक बॉन्ड बनाया, इधर दूसरा बॉन्ड बनाया, इधर तीसरा बॉन्ड बनाया, यहाँ 4 बॉन्ड बनाया। तो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? यहाँ पे कितने बॉन्ड बनाए? तो इसके पास कोई वैकेंसी है? अरे वैकेंसी है। सिंपल एग्जांपल, ये जो बेंच है यहाँ पे 4 लोग बैठ सकते हैं, तो कैपेसिटी कितने की है? 4। तो मैक्सिमम कितने बैठेंगे? 4 बैठे, वैकेंसी है। 3 लोग बैठे, वैकेंसी है कितना? 2 लोग बैठे, वैकेंसी है कितना? एक ही बैठा है, वैकेंसी है कितने का? 3 का। वैसे ही एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और हर कार्बन ने जब 4 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब इस कार्बन के पास वैकेंसी रहेगा नहीं रहेगा? इस कार्बन के पास वैकेंसी है कि नहीं है? इस कार्बन के पास में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया,
वैकेंसी है, वैकेंसी है। अब इसके पास एक और हाइड्रोजन निकाल दिया, तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं उस कार्बन के पास वैकेंसी है कि वैकेंसी नहीं है। तो फिलहाल इसके पास कोई वैकेंसी नहीं है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ CH4। सेकंड वन इज कितने कार्बन है? जब भी किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कार्बन है तो सबसे पहले कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा। कितने कार्बन है? तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दूसरा कार्बन। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? इसने कितना बनाया? बचे कितने? एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन। इसने कितने बॉन्ड बनाए? बाकी कितने हैं? ये रहेगा एक लाइन, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन। ठीक है, दोनों के दोनों कार्बन यूज कर लिए। बचे क्या? एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। कितने बचे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये बन गया स्ट्रक्चर। क्या इस मॉलिक्यूल के पास वैकेंसी है? ओके, इसमें कितने कार्बन है? इसको बोला X कार्बन, इसको बोला Y कार्बन। क्या X कार्बन के पास वैकेंसी है? तो Y कार्बन के पास वैकेंसी है। अब मैंने पूछा किसी कार्बन के पास वैकेंसी है? कितने वैकेंसी है? कौन से कार्बन के पास? ठीक है, अब हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देंगे तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोकार्बन। ये कंप्लीटली हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। इसका बना हुआ है हाइड्रोकार्बन का बना हुआ है। और ये तो हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो किसी ने पूछा ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? The compounds which are made up of hydrogen and carbon is called as organic compound। ये एक लिमिटेड लेवल तक का डेफिनेशन सही है, अप टू 10th स्टैंडर्ड ये डेफिनेशन सही है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब लिखते हैं the compound which is made up of hydrocarbon and its derivative। डेरिवेटिव का मतलब बेसिक वही रहेगा, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाएगा। जैसे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट है हर किसी में मिल्क को यूज करते हैं, लेकिन हर किसी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेम यहाँ पे होगा, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो रहेगा वो सेम रहेगा, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और मॉडिफिकेशन करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब डिराइव किया हुआ। मेरे पास ये पेन है, मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, तो सपोज मैंने यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा कोई स्ट्रक्चर यहाँ लगा दिया, तो इसको बोलेंगे हम लोग मॉडिफिकेशन करना। तो इस पेन के स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन किया, तो इसको बोले कि हमने उसका डेरिवेटिव बनाया। क्या बनाया? डेरिवेटिव। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इसके पास कितने कार्बन है? कितने हाइड्रोजन है? अब क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। मैं मॉडिफाई करने के लिए क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाला, इसको निकाला हाइड्रोजन, और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया OH। अब इसके पास कौन से टाइप के एटम्स है? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो क्या इसमें ओनली कार्बन हाइड्रोजन है? नो, कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। लेकिन ओल्ड वाला डेफिनेशन क्या कहता था? जिस मॉलिक्यूल में ओनली कार्बन और हाइड्रोजन है उन्हीं को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। जिन कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन है वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए क्या करेंगे, उस हाइड्रोकार्बन में से कार्बन को या तो ऑक्सीजन को निकालेंगे और वहां पे किसी दूसरे ग्रुप को लगा देंगे। यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे OH ग्रुप होता है, उसको क्या बोलते हैं? एल्कोहल। इसका मतलब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन था उस हाइड्रोकार्बन को हमने एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो एल्कोहल रहेगा ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है। अब यहाँ पे जो मेरे पास मॉलिक्यूल है उसके पास कितने कार्बन है? दो में से मैंने इस Y कार्बन का हाइड्रोजन निकाल दिया, कितना वैकेंसी है? और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया। तो इसको हाइड्रोकार्बन बोलो या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन? और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन
भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। तो ओनली ये मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ओनली ये कंपाउंड, ये वाला जो कंपाउंड है इसको भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। किसने पूछा कि पहले तो आप बोलते थे कि जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन के बने हैं तो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो हम उनको बोलेंगे कि ऐसा नहीं है। जो कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन के बने हैं वो तो ऑर्गेनिक है, लेकिन जो उनसे बने हुए हैं उनको भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। अब इस मॉलिक्यूल के पास यहाँ पे एक वैकेंसी है, यहाँ लगा दिया मैंने COOH। क्या लगा दिया, COOH। COOH का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या उसमें ओनली कार्बन हाइड्रोजन है? कौन है कार्बन हाइड्रोजन के साथ? ऑक्सीजन है। तो इस कंपाउंड को मैं हाइड्रोकार्बन बोलूं या उसका डेरिवेटिव बोलूं? तो ऐसे कंपाउंड को भी हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन मॉडिफाई हो गया। डेफिनेशन क्या होगा, द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, आल्सो द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कंसीडर्ड एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनको छोड़ दो और बचे हुए जो बाकी रहेंगे वो क्या रहेंगे, समझ में आ गया? तो ऑर्गेनिक का पुराने वाला डेफिनेशन जो उसको मॉडिफाई करके लिखना है ताकि नया वाला डेफिनेशन बन जाएगा। क्लियर हुआ? दोनों डेफिनेशन क्लियर है? क्या है डेफिनेशन? द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड रिमेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट डाउन quickly. Just a minute. बोलिए। नहीं के बराबर हाइड्रोजन होगा, लेकिन नॉर्मली कार्बन नहीं होगा, और कार्बन होगा तो हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में नहीं होगा। एग्जांपल के लिए सपोज मैं यहाँ पे यूज करता हूँ CaO, इसमें कैल्शियम और ऑक्सीजन है, तो ये इनऑर्गेनिक में आएगा। क्या आएगा, इनऑर्गेनिक। सपोज मैंने यहाँ लिखा है DH3, ये भी इनऑर्गेनिक में आएगा। हाइड्रोजन आएगा तो कार्बन के साथ नहीं है, कार्बन आएगा तो हाइड्रोजन के साथ नहीं है, वो इनऑर्गेनिक को कंसीडर करेंगे। क्लियर? अब मैंने यहाँ लिखा NaOH, कार्बन और हाइड्रोजन में से कौन आया, हाइड्रोजन, लेकिन वो किसके साथ नहीं है, कार्बन के साथ। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ H2CO3, इसमें कार्बन हाइड्रोजन साथ में, तो इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंक्लूड करेंगे। लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ Na2CO3, इसमें ओनली कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलेंगे। कार्बन आएगा तो चलेगा, हाइड्रोजन आएगा तो चलेगा, साथ में रहेंगे तो ऑर्गेनिक, नहीं तो इनऑर्गेनिक। क्या राइट एग्जांपल तो ज्यादा क्लियर होगा। कौन सा होगा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। क्यों? हाइड्रोकार्बन है, उसका मॉडिफिकेशन करके क्या लगा दिया, क्या बन जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। CH3Cl ऑर्गेनिक कंपाउंड। सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मैं MgO, आई एम राइटिंग हियर Al2O3, I am writing here CH3 attached to CH2 attached to CHO। ठीक है, इस प्रकार ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो ये है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये है आयोनिक, कोवैलेंट एंड मेटालिक।
So this is the end of classification of matter. TB, T स्टैंड फॉर टेम्परेचर, B का मतलब बॉइलिंग, इसको बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर या तो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट नाम का वर्ड कितने लोगों ने आज इसके पहले सुना है? रेज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर दो में से कोई भी एक वर्ड कितने लोगों ने इसके पहले सुना है? ओके, इनमें से कितने लोगों ने ये 9th स्टैंडर्ड में सुना है? 9th स्टैंडर्ड। कितने लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सुना है? ओके, कितने लोगों को इसका मतलब पता है? सोचने के लिए 30 सेकंड दिए। मुझे मतलब चाहिए, रटा रटा डेफिनेशन नहीं चाहिए, मतलब मिलेगा तो भी चल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी कोई भी। बॉइल करना शुरू हुआ मतलब वो समझ गया कि लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉइल होना शुरू हो गया उसको बोलेंगे हम लोग बॉइलिंग टेम्परेचर। अब एक कंटेनर है, उसमें पानी रखा है और गैस शुरू किया, तो हम उस पानी को देख के कैसे बता सकते हैं कि वो बॉइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम जितनी हीट प्रोवाइड करते हैं उससे वो बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक। Sir, when it changes its state from liquid to gaseous, ऐसा कहा जाता है कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? अब मैंने वाटर को हीट किया 70 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या उस टाइम पे आप वाटर को वेपर में कन्वर्ट होते हुए देख नहीं सकते हो? एक फिनोमेना आपने सुना होगा कि समर सीजन में धूप ज्यादा होती है, तो जितने भी वाटर बॉडीज होते हैं उसके सरफेस का ऊपर का जो वाटर होता है वो वाटर से वेपर में कन्वर्ट होता है और वो फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, फिर वो क्लाउड के फॉर्म में फिर रिफॉर्म होकर वापस आता है इन द फॉर्म ऑफ बारिश। तो उस टाइम पे तो सन का टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप जो बोल रहे थे कि जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तो दैट इज कॉल्ड एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये मान के चलते हैं तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तब तक बॉइल नहीं होना चाहिए, तब तक वेपर में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए जब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक ना पहुंचे। मैं आपके पॉइंट को गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, बस आपको पूछ रहा हूँ। आपने जितना बोला उतना सफिशिएंट है मेरे लिए। एक्सपेक्टिंग समथिंग मोर। आइडिया? हाँ, तो देखो आप कंटिन्यूसली हीट कर रहे, बात सही है, लेकिन अभी तक उस वाटर के सरफेस का टेम्परेचर 60 डिग्री है, तो भी तो वो वेपोराइज हो रहा है। हम ये थोड़ी बोलेंगे कि वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 होना चाहिए, क्योंकि हम जब हीट सप्लाई करते हैं वो भी तो कंटिन्यूसली करते हैं ना बॉइल करने के लिए। ओके, वेल ट्राई, वेल
बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रिपीटिंग अगेन, बॉइलिंग टेम्परेचर का मतलब होता है द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये क्या होता है ये आगे समझ में आएगा, 11th में यहाँ पे चैप्टर गैसीय स्टेट करके वहां पे ये क्लियर हो जाएगा, अभी यहाँ तक नहीं पहुंचना है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं और ये लिक्विड जो रहेगा वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू करता है, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर नॉर्मली। लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, आप जिस लेवल तक अभी पढ़े हो उसके हिसाब से ये वाला डेफिनेशन ये है, लेकिन दिस इज नॉट अ लिस्ट, ये भी बाकी है, ठीक है। तो ये आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप ये मान के चल सकते हो, कोई बात नहीं। तो यही मान के चलते हैं द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ये मान लिया हमने बॉइलिंग टेम्परेचर। देन व्हाट अबाउट द मेल्टिंग टेम्परेचर? अब ये जो पेन है ये प्लास्टिक का बना हुआ है और मुझे इसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है। तो क्या किया, मैंने हीटिंग कॉइल के ऊपर इसको रख दिया और अब यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड है, वहां से आप देख सकते हो कि आप कितना हीट यहाँ से दे रहे हो, कितना टेम्परेचर है। आप सेट कर सकते हो टेम्परेचर। आपने पहले 30 डिग्री सेट किया, मेल्ट नहीं हुआ। 35 डिग्री सेट किया, मेल्ट नहीं हुआ। 50 डिग्री सेट किया, मेल्ट नहीं हुआ। 51 डिग्री सेट किया, मतलब सेट किया, मेल्ट होना शुरू हो गया। तो इस पेन का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? क्योंकि 50 टेम्परेचर आपने सेट किया, मेल्ट हुआ था। 51 जैसे सेट किया तो ये मेल्ट होना शुरू हो गया। इसका मतलब इस पेन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? 51 डिग्री। कितना होना चाहिए? 51 डिग्री, ठीक है। तो मेल्ट का मतलब होता है इफ कोई सॉलिड स्टेट में है और उसको हमको मोल्टन स्टेट में लाना है। मोल्टन स्टेट अलग है, लिक्विड स्टेट अलग है। मोल्टन का मतलब होता है कि हल्का सा सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है और इस टेम्परेचर को बोलेंगे हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट एसिड। कितने लोगों को एसिड का मतलब पता है? द रेंज है मतलब एसिड, नाम तो सुना होगा आपने एसिड का। कितने लोगों ने एसिड का नाम इसके पहले सुना है? मुझे पता ये क्वेश्चन अच्छा पूछने लायक नहीं, तो भी पूछा, कुछ लोगों को नींद आ रही होगी तो भाग जाएगा। ओके, हाँ, थोड़ी देर ऐसे हाथ ऊपर रखोगे तो और अच्छा रहेगा, एक्सरसाइज हो जाएगी। अब दूसरा जल्दी, इससे एक्टिविटी बढ़ती है। हैंड्स डाउन। कितने लोगों को एक्चुअली मतलब पता है एसिड का? कितने लोगों को एक्चुअल में एसिड का मतलब पता है? Sir, it changes U litmus into red litmus. वो तो प्रॉपर्टी हो गई एसिड की। नॉर्मल मतलब क्या होता है? ओके, लास्ट में सॉल्यूशन देखा था, किसका बना होता है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी में रहेगा दैट इज कॉल्ड एज सोल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट होता है, इस सॉल्वेंट के हिसाब से सॉल्यूशन को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। वन इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन एंड सेकंड इज कॉल्ड एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। कौन से? एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आई थिंक आपने 10th में ये वर्ड सुना होगा। कौन सा? एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज एक्ट एज अ सॉल्वेंट। तो जिस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो रहेगा वो वाटर के अलावा कोई और हो सकता है, उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के। वन जिसमें वाटर इज एक्ट एज अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज एक्वस सॉल्यूशन, और जिसमें वाटर जो रहेगा वो सॉल्वेंट का काम नहीं करेगा उसको बोलेंगे नॉन एक्वस, ठीक है। अब
1 लीटर ऑयल में मैंने 3 ग्राम सैंड को ऐड किया। 1 लीटर ऑयल में 3 ग्राम सैंड को ऐड किया, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा वो एक्वस होगा कि नॉन एक्वस? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो कौन है? ऑयल। सेकंड इज 10 ग्राम NaCl 100 ml वाटर में डिसॉल्व किया, ये कौन सा रहेगा? एक्वस सॉल्यूशन। तो आपने 10th में डेफिनेशन पढ़ा होगा, एसिड का मतलब द सब्सटेंस व्हिच गिव H plus ion in aqueous solution is called as acid, and the substance which give OH minus ion in aqueous solution is called as base. Suppose हमने यहाँ पे यूज किया HCl और इस HCl को हमने वाटर में ऐड किया। कहाँ ऐड किया? वाटर में। तो ये डिसोसिएट होगा, बन जाएगा H प्लस और Cl माइनस। दो पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो उसको बोलेंगे एसोसिएट करना, और इन दोनों को हम लोग अलग करेंगे तो इसको बोलेंगे डिसोसिएट करना। मैंने HCl को H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में यूज किया, तो इसको क्या बोलेंगे? डिसोसिएशन। लेकिन वापस आएंगे तो क्या बोलेंगे? एसोसिएशन। So association and dissociation both are reverse process. This is called as dissociation. तो if हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व होने के बाद वो क्या देगा? H प्लस है, तो इसको क्या बोलेंगे? एसिड। सपोज आई एम राइटिंग हियर NaOH, और इस NaOH को हमने वाटर में ऐड किया। कहाँ ऐड किया? वाटर में। और ये हमको क्या दे रहा है? ये हमको दे रहा है H प्लस और OH माइनस। तो ये हमको OH माइनस आयन दे रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? बेस। तो ये होता है एसिड और बेस का सिंपल डेफिनेशन। इस लेवल के हिसाब से ये सही है, ठीक है। तो एसिड का मतलब द सब्सटेंस व्हिच गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, और जो OH माइनस आयन देगा उसको क्या बोलेंगे? बेस। जो OH माइनस आयन देगा उसको क्या बोलेंगे? बेस। कौन से सॉल्यूशन में? एक्वस। तो अभी आपको क्या लिखना है? सॉल्यूशन में एक्वस सॉल्यूशन का मतलब, नॉन एक्वस सॉल्यूशन का मतलब, एसिड का मतलब और बेस का मतलब। राइट डाउन। अभी दो ही बातें लिखनी है। पहला एक्वस नॉन एक्वस का मतलब, फिर एसिड और बेस का मतलब, बाकी नहीं। The solution in which water is act as a solvent is called as aqueous solution, and the solution in which solvent is other than water is called as non-aqueous solution. Acid, the substance which gives H plus ion in aqueous solution is called as acid, and the substance which give OH minus in aqueous solution is called as base.
ठीक है, अगर हम लोग कॉपी कर सकते हैं। अभी ये जो पेन है ये मेरे हिसाब से 4 पार्ट से बना हुआ है। कौन सा कैप, रिफिल, इंक और केस। कितने पार्ट का? 4। कैप, ये जो ऊपर का है इसको बोलेंगे केस, दिस इज रिफिल, और इसके अंदर हमने क्या रखा है? ठीक है, तो इस पेन का कंपोजिशन क्या हुआ? कैप, केस, रिफिल। अब इस पेन को यहां से उठा के मैंने यहां रख दिया, तो यहां जाने के बाद इस पेन का कंपोजिशन वही रहेगा, चेंज हुआ? अभी भी वो कैप का बना हुआ है, केस का बना हुआ है, रिफिल है और रिफिल के अंदर इंक है। ठीक है, ओके। अब इस पेन को मैंने डिसोसिएट किया, भले वो आसपास घूमते रहेंगे। क्या अभी इस पेन का कंपोजिशन पहले था वही है, चेंज हुआ? पक्का? अभी पहले था वैसे ही है, अभी क्या हुआ? चेंज हुआ। पहले यहाँ पे कौन था? H और Cl। पानी में जाने के बाद इस HCl का कंपोजिशन वही है कि चेंज हुआ? H अलग हो गया, Cl अलग हो गया। ठीक है, एक प्रोसेस किया, उस प्रोसेस के बाद यहाँ पे HCl का कंपोजिशन चेंज हुआ। ये किसका बना हुआ है? NaO और हाइड्रोजन। जैसे हमने प्रोसेस किया तो क्या उसका कंपोजिशन यहाँ पे भी वही है, चेंज हुआ? चेंज हुआ, मतलब कंपोजिशन क्या हुआ? चेंज हुआ। ठीक है, मतलब हमको ये देखना है कि ये एसिड है कि बेस है। तो ये पता कब चलेगा? पहले उसको वाटर में ऐड करेंगे, और E को हमको H+ आयन दे रहा है तो एसिड, और OH- आयन दे रहा है तो बेस। तो हमको ये चेक करना है कि वो एसिड है कि बेस है, तो उसका कंपोजिशन चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हाँ? अरे देखो, हमको ये पता करना है ये एसिड है कि नहीं है, तो ये एसिड वाटर में ऐड करेंगे तो डिसोसिएट होगा, और जब डिसोसिएट होगा तो उसका कंपोजिशन चेंज होगा कि नहीं होगा? मतलब इसका एसिडिक नेचर है कि नहीं है, ये चेक करना है, तो इसका कंपोजिशन चेंज होगा। ये बेस है कि नहीं है, ये चेक करना है, तो उसका कंपोजिशन चेंज होगा। अब मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास एक सॉलिड है, और ये सॉलिड बना हुआ है AB का। किसका बना हुआ है? AB का। और ये जो AB है ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, उसको हीट करेंगे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, और उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग टेम्परेचर। तो यहाँ पे AB जो है ये कौन से स्टेट में रहेगा? मोल्टन स्टेट। कौन से स्टेट में? पहले ये मॉलिक्यूल किसका बना था? कौन से स्टेट में नहीं, किसका बना था? AB का। अभी ये किसका बना हुआ है? क्या उसका कंपोजिशन चेंज हुआ? मतलब हमने ये प्रोसेस किया क्या पता करने का? मेल्टिंग पॉइंट। तो जब मेल्टिंग पॉइंट पता करने का हमने प्रोसेस किया, तो इस प्रोसेस में इस सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पे लिक्विड स्टेट में हमने H2O को यूज किया, वाटर को। इसका क्या पता करना है? तो उसको हीट करेंगे, और अभी के डेफिनेशन के हिसाब से बॉइलिंग टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ? जिस टेम्परेचर पे वो कौन से स्टेट में चला जाएगा? गैसियस स्टेट में। फिलहाल के लिए वही मानते हैं, ये वाला डेफिनेशन बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जब यहाँ जाएगा तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O। अरे वाटर के जो वेपर्स है वो भी H2O के बने हैं, और वाटर जो है वो भी किसका बना हुआ है? H2O का। फर्क कितना है? वाटर में जो H2O रहेगा वो लिक्विड स्टेट में, और वेपर में जो H2O रहेगा वो गैसियस स्टेट में। सही है, और जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएगा उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग टेम्परेचर। यहाँ पे ये किसका बना हुआ था? यहाँ पे किसका बना हुआ है? तो जब यहाँ से यहाँ गए तो कंपोजिशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मतलब बॉइलिंग पॉइंट आपको चेक करना है तो उस मॉलिक्यूल का कंपोजिशन चेंज करना होगा, नहीं करना होगा?
नहीं करना होगा। आपको मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है किसी का, तो उसका कंपोजिशन चेंज करना होगा, नहीं करना होगा। लेकिन आपको किसी का एसिडिक नेचर है कि नहीं है ये चेक करना है, तो कंपोजिशन चेंज करना होगा। आपको ये चेक करना है कि उसका बेसिक नेचर है कि नहीं है, तो उसका कंपोजिशन चेंज करना होगा। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होती है, वो चेक करने के लिए हमको उसके कंपोजिशन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन किसी किसी के कुछ प्रॉपर्टी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका कंपोजिशन चेंज करना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज जो होते हैं, प्रॉपर्टीज इनको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए आपको उसके कंपोजिशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, और केमिकल प्रॉपर्टी वो होती है जो चेक करने के लिए आपको उसके कंपोजिशन को चेंज करना है। सामने यहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक रखा हुआ है, इस गोल्ड के ब्लॉक का कलर कौन सा है ये चेक। ये गोल्ड का ब्लॉक है तो कंप्लीटली किसका बना होगा, गोल्ड का, तो उसका कंपोजिशन क्या हुआ, गोल्ड। और मैंने आपको पूछा इस गोल्ड यहाँ पे जो रखा हुआ है इसका कलर कौन सा है, तो ये कलर चेक करने के लिए आपको उसका कंपोजिशन बदलना पड़ेगा या बिना बदले बता सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे जो कलर हुआ वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा या केमिकल प्रॉपर्टी। हमको किसी का डेंसिटी मेजर करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो गिवन वॉल्यूम में कितना मास है ये मेजर करेंगे, और दोनों का रेशियो जब निकालेंगे तो उससे क्या पता चलेगा, डेंसिटी। मैंने बोला आपको एक मैंने सॉल्यूशन दिया, उस सॉल्यूशन का आपको डेंसिटी फाइंड करना है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपने पहले उसका वॉल्यूम मेजर किया, बाद में उसका मास मेजर किया, उन दोनों का रेशियो निकाला तो क्या मिलेगा, डेंसिटी। तो क्या उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए उसका कंपोजिशन बदलना पड़ेगा, उसका मास मेजर करने के लिए कंपोजिशन बदलना पड़ेगा, नहीं। उसको एक में वेइंग मशीन पे रखना पड़ेगा, एक में उस वॉल्यूम को मेजर करने वाले सिलेंडर में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब डेंसिटी जो रहेगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, केमिकल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब डेफिनेशन बाद में। जो प्रॉपर्टी पता करने के लिए कंपोजिशन को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है वो फिजिकल, और जो प्रॉपर्टी पता करने के लिए कंपोजिशन को चेंज करना होगा उसको बोलेंगे, समझ में आ रहा है। जो मतलब समझा है ओन वर्ड्स में हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी लिख लो, फिजिकल और केमिकल। डेफिनेशन बाद में लिख देता हूँ, पहले वो लिखो जो आपको समझा है ओन वर्ड्स में। कोई भी लैंग्वेज चलेगी, ऐसी लैंग्वेज में लिखो जो आपको रीड करने के बाद खुद को समझ में आ जाए। अब लिखो डेफिनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। The property measured without changing the composition of substance
the composition of substance is called as physical property. Is called as physical property. Example: melting point, boiling point, color, odor. Odor मतलब smell. Second, chemical properties क्या रहेगा? The properties measured by changing composition of a substance. By changing the composition of substance is called as chemical property. Example: acidity and basicity. Acidity का मतलब होता है एसिडिक नेचर और बेसिसिटी का मतलब होता है बेसिक नेचर. नेक्स्ट, आधे पेज से ज्यादा पेज बाकी होगा तो उसी पेज पे शुरू करना है. आधे पेज से कम बाकी है तो न्यू पेज पे शुरू करना है. राइट और हेडिंग: लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. Laws of chemical combination. Laws of chemical combination. Laws of chemical combination. Capital A. Capital A लिखो. Law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Law of conservation of mass. First point. It tells about relationship between amount of reactant and amount of product. Amount of reactant and amount of product. Second point, it is given by Lavoisier. बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है Lavoisier, name of scientist, in 1789. Lavoisier in 1789. ठीक है, चलो इधर ध्यान दो. ये लॉ क्या कहता है पहले वो देखते हैं. अब मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास यहाँ पे A plus B है. On reaction of A with B, it is converted into AB. So this is called as reactant and this is called as product. Combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction. Combination reaction. Suppose in this reaction I am using 20 gram of capital A and 10 gram of capital B. एक रिएक्टर कितना यूज किया? 20 ग्राम और दूसरा रिएक्टर. तो इन दोनों को मिलाने के बाद यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? कैसे पता चला? एक रिएक्टर 10 ग्राम है, दूसरा रिएक्टर 20 ग्राम है, तो प्रोडक्ट टोटल कितना मिलेगा? 30 ग्राम. इसका मतलब ये हुआ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है? 30 ग्राम. टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 30. तो मैं लिख सकता हूँ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट. पॉसिबल है ना?
यहाँ पे हमारे पास एक रिएक्टेंट है AB, इसका रिएक्शन C के साथ करना है, तो यहाँ मिलेगा AC, साथ में मिलेगा B। हमने AB का क्वांटिटी यूज किया है 40 ग्राम, कितना 40। हमने C का जो मास यूज किया है वो है 25 ग्राम। ये रिएक्शन करने के बाद क्या मिला हमको, AC और B। तो यहाँ पे जो हमको AC का क्वांटिटी मिला है वो मिला है 45 ग्राम। कितना 45 ग्राम। आपको पूछा है B कितना मिलेगा, हाँ 20 ग्राम। तो ये कितना आना चाहिए 20 ग्राम। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट का टोटल मास कितना है 65 ग्राम और प्रोडक्ट का टोटल मास कितना है 65 ग्राम। तो इन दोनों से ये पता चला कि कोई भी रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में हम जितना रिएक्टेंट यूज करेंगे उतना ही हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। तो लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल। ठीक है, राइट डाउन स्टेटमेंट नंबर 3। During any physical or chemical reaction, during any physical or chemical reaction, any physical or chemical reaction, total mass of reactants total mass of reactants and total mass of products must be equal, ठीक है। तो ये रहेगा स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। Limitation of this law: it is not applicable for nuclear reactions. It is not applicable for nuclear reactions. It is not applicable for nuclear reaction. फर्स्ट लॉ के जितने पॉइंट्स है एक बार रीड कर लो, एग्जाम्पल जो बोर्ड के ऊपर लिखे हैं ये भी देख लो, और कुछ नहीं समझा है तो पूछो। हर एक छोटी छोटी चीज जो मैंने बताई है वो पूछूंगा नेक्स्ट डे। एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि यही लेना, बात याद रखना है जितना रिएक्टेंट रहेगा उतना ही प्रोडक्ट मिलेगा। बोलिए डाउट? नो? सेकंड कैपिटल बी, सेकंड लॉ, law of constant proportion, law of constant proportion। right on first point, it tells about composition of compounds, सेकंड पॉइंट, साइंटिस्ट का नाम जिन्होंने इस लॉ को मतलब प्रपोज किया था 1799 में, फ्रॉस्ट। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, एजुकेशन, डेटा,
ऐसे। ओके, थोड़ी देर के लिए कॉपी क्लोज कर दो। CO2 देखा है कभी? हाँ? देखा है? आपने पकड़ा है? कौन से कलर का होता है? कलरलेस। इस CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है? हाँ? 40। उसमें से कार्बन का रोल कितना है? और ये तो अभी के लिए इनका मास का रेशियो कितना है? इसको थोड़ा सिंपल करेंगे तो 6:16 बनेगा। इसको और सिंपल करेंगे तो 3:8, कोई भी चलेगा। anyway 30 सेकंड का समय आपके पास रहेगा क्वेश्चन खत्म होने के बाद। आपको 3 ऐसे केमिकल रिएक्शंस बताने हैं, उन केमिकल रिएक्शन में CO2 एज अ प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो जितने भी आपने केमिकल रिएक्शन 9th और 10th में पढ़े हैं, उसमें से कोई भी 3 ऐसे केमिकल रिएक्शन जिन केमिकल रिएक्शन में CO2 एज अ प्रोडक्ट मिलना चाहिए। क्वेश्चन समझा? नहीं समझा? कोई भी ऐसे मिनिमम 3 केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट CO2 मिलना चाहिए। 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। आवाज किसी का नहीं आएगा और कॉपी को ओपन नहीं करेगा। और जिसको मिल जाएगा हाथ ऊपर कर। जिन लोगों को एक रिएक्शन मिला वो हाथ ऊपर करेंगे। 1 2 3 मिले? 2, एक ही मिला। ठीक है, गुड। पहला रिएक्शन सबसे सिंपल, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो CO2 मिलेगा। सबसे डिफिकल्ट ये रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा रिएक्शन CaCO3 का जब डीकंपोजिशन करते हैं तो यहाँ हमको मिलता है CaO, साथ में मिलेगा CO2, ठीक है। और तीसरा रिएक्शन CH4 का कंबशन करेंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा CO2 साथ में H2O। रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है और जरूरत नहीं मिला। तीनों रिएक्शन में CO2 मिला नहीं मिला? अरे यहाँ पे भी CO2 मिला है, इसमें भी CO2 मिला है, यहाँ पे भी CO2 मिला है। तो सब में एक बात कॉमन है, कौन सा? क्या इनमें से कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट सेम है? मतलब ये वाले रिएक्शन का रिएक्टेंट अलग है, इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स अलग है और इस रिएक्शन के रिएक्टेंट्स अलग अलग है। तो रिएक्शन भले ही अलग हो लेकिन सब में मिलने वाला एक प्रोडक्ट कॉमन है, वो कौन सा? CO2। इस CO2 में कार्बन का मास कितना रहेगा? ऑक्सीजन का 20। इसमें कार्बन का मास, ऑक्सीजन का, इसमें कार्बन का मास और ऑक्सीजन का। इसका मतलब हमको किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाना है और उस पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए मेथड कोई भी यूज करो, उस मेथड से और हर एक मेथड से बनने वाला जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में मास का रेशियो, मास का कंपोजिशन सेम है कि डिफरेंट है? सेम, ठीक है। तो ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसका कहना ऐसा है जब भी आप किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाते हो,
चाहे उसको बनाने के लिए आप कोई भी अलग अलग मेथड को यूज करो, लेकिन जब वो आप कंपाउंड बनाओगे तो उस कंपाउंड का जो मास का रेशो है वो सभी रिएक्शन में कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। कांस्टेंट प्रपोर्शन का मतलब उनका रेशो जो रहेगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। स्टेटमेंट लिखो, all chemical compounds are found to have constant composition of elements. Constant composition of elements by weight mass दोनों सेम ही लेते हैं, by weight irrespective of their method of प्रिपरेशन। मतलब प्रिपरेशन का मेथड भले ही डिफरेंट हो लेकिन मिलने वाले प्रोडक्ट के मास का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल में किसको लिखोगे, CO2। कितने लाइन लगेंगे एग्जांपल लिखने के लिए, 3 लाइन। वो छोड़ दो, नीचे लिखो लिमिटेशन। It is not applicable. It is not applicable for isotopic compounds. It is not applicable for isotopic compounds. बंद करो और निकाल दो।